नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज भूमिका थोड़ी सी बदली हुई है क्योंकि अंशु नैथानी जी आज फील्ड पे चली गई थी, जंतर मंतर गई। जंतर मंतर पे जाकर उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ समझा, जो कुछ महसूस किया, उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि अब एक एक करके जिस तरह से राजनीतिक दलों का सपोर्ट, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो सोनम वांगचुक के साथ खड़ा नजर आ रहा है। थोड़ी सी हिचक के साथ कांग्रेस पार्टी भी साथ खड़ी नजर आ रही है और हाई कोर्ट ने जो कहा है कि सरकार जो चीज समझे वो करे सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को देखते हुए। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार सोनम वांगचुक को उठवाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सेहत तो गिर रही है, लगातार गिर रही है और उन्होंने जो ऐलान कर दिया है उससे सरकार की नींदें और ज्यादा उड़ गई है। तो अब कई सारे सवाल है, जंतर मंतर से ग्राउंड जीरो के हालात की बात करेंगे, सरकार के मंसूबों की बात करेंगे, सोनिया गांधी अचानक फील्ड में कैसे उतर गई और सोनिया गांधी के उतरने के बाद क्या वाकई सरकार की नींदें उड़ गई है। और डिंपल यादव, जी हाँ, डिंपल यादव भी मैदान में उतरी हैं। आमतौर पर इस तरह की घटनाओं में बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आती हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है, लोकसभा की सांसद है और लगातार कई गंभीर मुद्दों को वो सदन के पटल पर उठाती रही हैं। तो महिलाओं का सामने आना, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे डिंपल यादव हो, क्या उसकी वजह से हालात बदल रहे हैं, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो छोटा सा मैं दिखाना चाहता हूं जो खुद अंशु नैथानी जी अपने मोबाइल से जंतर मंतर पर रिकॉर्ड करके आई है। आप उसको जरा समझिए और उन तस्वीरों को देखिए। वो तस्वीर, वो वीडियो, ये तमाम चीजें जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसको देखने समझने की कोशिश कीजिए। अनशन पर बैठे, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए सोनम वांगचुक, किस तरह से उनकी तबीयत खराब हो रही है, जंतर मंतर का ये नजारा। और जंतर मंतर पर आज भीड़ थोड़ी सी बड़ी है और ये जो थोड़ी सी भीड़ बड़ी है उसके बाद किस तरह का नजारा, पहले एक बार सुन लीजिए जरा। अनुरोध है कि आप अपनी जगह यहाँ बनाए और आपने प्रोटेस्टर से और हमारे साथियों से, युवा साथियों से अनुरोध है कि आप थोड़ी सी जगह जरूर दें मीडिया को, धक्का मुक्की ना हो। दूसरी एक सूचना ये है कि जैसे हमारी माताएं और इस देश की यहाँ पर लोग भी होंगे, सरकार के लोग भी होंगे। आप ये लोग मत सोचना कि एक सोनम वांगचुक यहाँ पर भूगत काल पर है। अगर सोनम वांगचुक को कुछ हुआ तो इस देश में लाखों करोड़ों युवा सोनम वांगचुक पर देने तैयार है, पता है कि नहीं? तो ये कहना चाहते हैं कि आंदोलन अब और बढ़े नहीं है। मेरे साथ एक नारा लगाओ, लड़ेंगे लड़ेंगे। हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है भगत सिंह और अम्बेडकर पैदा नहीं होते? पैदा तो होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। ये एक बड़ा नारा जो हर जगह होता है कि कौन कहता है भगत सिंह पैदा नहीं होते। जाहिर सी बात है कि हर दौर में लोग चाहते तो हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं। अपने घर में सुख सुविधा और सब कुछ चाहिए, पड़ोसी के घर में पैदा हो जो बलिदान देते हुए, त्याग देते हुए नजर आए। हम सरकार की बात करेंगे, हम सोनिया गांधी, डिंपल यादव, इन तमाम लोगों की बात करेंगे। लेकिन अंशु जी, आप जंतर मंतर गई थी आज। सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या माहौल है जंतर मंतर। ये वीडियो में देख रहा हूं तो मुझे भीड़ थोड़ी सी बढ़ी हुई नजर आ रही है। आज क्या माहौल आपको दिखा वहां पर? जी संतोष जी, मैं सोच रही थी कि खुद अपनी आंखों से जाकर जरूर देखना चाहिए ग्राउंड जीरो पर कि वाकई ये जो आंदोलन है ये एक सशक्त आंदोलन है भी या नहीं, या केवल जो सोशल मीडिया में नजर आता था उसी तरह की चीजें यहाँ पर हैं। तो मैं वहां जब गई तो मैंने बहुत सी चीजों को महसूस किया। सबसे पहली बात जो मुझे लगी कि ये जो सारा आंदोलन है वहां पर अभी सोनम वांगचुक के इर्द गिर्द आकर बिल्कुल फोकस हो गया है। सोनम वांगचुक के वहां बैठ जाने से इस आंदोलन को बहुत नैतिक बल मिला है, मॉरल सपोर्ट मिला है और एक सत्याग्रह का बल मिला है। क्योंकि इससे पहले दीपके और उनके जो साथी हैं सौरभ दास या बाकी, वो लोग बात तो कर रहे थे लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो खुद अनशन पर बैठ जाते। अभी भी वो अनशन पर उनमें से तीनों में से कोई नहीं बैठा है, चाहे वो विजेता दहिया हो, सौरभ दास हो या दीपके हो। अच्छा रहता कि उनमें से भी कोई एक बैठता। बैठे वो हैं जो नेहा है, जो कि जेएनयू की छात्रा है, पीएचडी की, और भी कई छात्र हैं। मैंने देखा कि उनकी भी हालत
काफी गंभीर है और उनकी स्थिति भी काफी नाजुक बनी हुई है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि सोनम वांगचुक की जो मैंने खुद आज वहां अपनी आंखों से जो देखी स्थिति, काफी वो कमजोर हो गए हैं, 8 किलो से ज्यादा उनका वजन गिर गया है और दिख रहा था वो काफी जीर्णशीर्ण नजर आ रहे थे और वो बिल्कुल लेटे हुए थे, उनसे बैठना भी संभव नहीं था और बड़ी ही मुश्किल से वो बात भी कर पा रहे थे। पंखा उनके पीछे एक चल रहा था, गर्मी, उमस, आज बहुत ही उमस भरा दिन था। दिल्ली में पिछले 2-4 दिन से बहुत गर्मी और उमस है। ऐसे वातावरण में जब हमको इतना वहां पसीना आ रहा था तो सोचिए कि जो 18-19 दिन का भूखा व्यक्ति है, जिसके शरीर में अब कुछ बचा नहीं है, कितनी हिम्मत के साथ वो वहां पर होगा। तो सोनम वांगचुक से ही इस आंदोलन को हिम्मत मिली है और एक नैतिक बल मिला है। लेकिन आज ये भी देखा, भीड़ इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी कई समर्थक यहाँ पर मौजूद थे, किसान संगठनों से भी कई लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे, छात्र छात्राओं के संगठनों के भी लोग यहाँ थे। आज खुद डिम्पल यादव और धर्मेंद्र प्रधान यहाँ आए और समाजवादी पार्टी के कई और नेता भी यहाँ आए। वो सोनम वांगचुक जी से मिले और उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल लिया। सबकी चिंता आज मैंने देखा वो यही थी कि इस निर्दयी सरकार के आगे क्या सोनम वांगचुक की जान चली जाएगी। मैंने कई युवाओं से बात की, किसी को भी इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो नीट परीक्षा को लेकर अभी तक जो शिक्षा मंत्री ने कुछ नहीं बोला है, हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, उनसे हम क्या उम्मीद करें। सोनम वांगचुक की जान बचाने के लिए वो नहीं आएंगे। ये निर्दयी लोग हैं, इनके मन में पीड़ा नहीं है, ये सत्याग्रह को नहीं समझते हैं, आंदोलन को नहीं समझते हैं। तो छात्रों का सिस्टम को लेकर, पेपर लीक को लेकर और सोनम वांगचुक के सत्याग्रह को लेकर भी उनके मन में ये तकलीफ थी कि ये सरकार यहाँ नहीं आ रही है और ना ही ये सरकार आएगी, ये भी उनको पता था। उनको ऐसा लग रहा था कि इस सरकार में कोई मानवीयता, कोई संवेदना नहीं है। लेकिन एक जो ज्यादा पॉइंट नजर आया मुझे वहां पर कि सबकी नजर अब जो 20 तारीख को इनका संसद मार्च है उस पर ही केंद्रित है। मैंने खुद वहां सौरभ दास से भी बात की, उनसे मैंने कहा कि सरकार तो ध्यान नहीं दे रही है, तो क्या आप सोनम जी को इस तरह मरने के लिए छोड़ देंगे, और भी अनशनकारी है। उन्होंने कहा कि सोनम जी की हालत तो वाकई बहुत नाजुक है और भी अनशनकारियों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन खुद सोनम जी इस बात पे अड़े हुए हैं कि वो अनशन नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अनशन ये सोच के तो शुरू नहीं किया था कि ये निर्दयी सरकार है या अंग्रेजों से भी ज्यादा जालिम सरकार है, ये सुनने नहीं आएगी। उन्होंने इस कॉज के लिए, छात्रों के लिए आंदोलन किया था। तो जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता है वो उठेंगे नहीं। और 20 तारीख का जो संसद मार्च है उस पर अब सबकी निगाहें हैं। उनका ये कहना है कि हम अपने सांसदों से गुहार लगाना चाहते हैं, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठते हैं। हम संसद का घेराव करेंगे और वहां ये सवाल उठाएंगे कि आप जो हमारे लिए कानून बनाते हो, अंशु जी, एक बात आपने कही कि अभिजीत दीपके और इनकी टीम के जो एक दो लोग हैं उनमें से कोई अनशन पे नहीं बैठा हुआ है। नहीं, तो उनमें से आप, कोई, जी, ये अपरिपक्वता की निशानी नहीं है कि आप फ्लाइट से उतरते हो, उतरने के साथ ही आप आंदोलन के लिए उतर जाते हो। और एक बड़ी दिलचस्प बात होती है, इस देश में जब भी कोई आंदोलन हुआ, बहुत सारे लोग, अब समस्या क्या है कि आप गांधी को पढ़ते नहीं है, बहुत सारे लोग न गांधी को पढ़ा उन्होंने। अरविंद की आईटी की टीम में काम करना, जब वो सक्सेसफुल हो जाए वो अलग बात थी। अरविंद जब भाग रहे थे, मुझे याद है जब 16 अगस्त को अन्ना हजारे गिरफ्तार किए गए थे, तो ये लोग जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते थे, कई सारे मेरे मित्र थे, एक जगह यानी अक्षरधाम मंदिर पे खड़े होकर पोस्ट डाला, 5 मिनट के अंदर दिल्ली पुलिस की टुकड़ी पहुंच जाती थी, तुरंत 5 मिनट के अंदर इनको कहीं दूसरी जगह भागना पड़ता था, क्योंकि इन सबके मोबाइल और इन सबका फेसबुक, ट्विटर आईडी सब कुछ ट्रैक किया जा रहा था। पता नहीं अभी सरकार अगर इतने ज्यादा बैठ जाए तो शायद इसमें से एक भी न टिके। तो एक अपरिपक्व तरीके से आपने आंदोलन की शुरुआत की और सोनम वांगचुक को आपने दांव पर लगा दिया। अब जो ये कह रहे हैं संसद भवन, पहलवान बेटियों ने संसद भवन कूच का ऐलान किया था, दिल्ली पुलिस ने कैसे घसीटा था उनको, वो तस्वीर और वीडियो सबके सामने है। जाहिर सी बात है कि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और संसद भवन तो छोड़ दीजिए, अगर ये जो पीटीआई वाला, जो पटेल चौक के बाद जो गोल चौराहा आता है आकाशवाणी से पहले, वहां तक भी इनको नहीं जाने दिया जाएगा, बल्कि उसी जंतर मंतर रोड पर जो बृजभूषण शरण सिंह का आवास है, शायद उससे आगे भी गोल चक्कर पे उनको ना जाने दिया जाए। जाहिर सी बात है कि ऐसी हालत में सोनम वांगचुक तो चल नहीं पाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी ठोस एजेंडा के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी बैकअप प्लानिंग के, अनशन जो कि सबसे आखिरी हथियार होना चाहिए, उसको इन्होंने पहला हथियार बना दिया।
आखिर ऐसी जल्दबाजी वहां पर क्यों लगी, आपको क्या लगा वहां? बिल्कुल सही आपने कहा कि दीपके और उनकी टीम में बिल्कुल अपरिपक्वता है, मैच्योरिटी की कमी थी। यही वजह थी कि उनका ये अनशन अभी टिका हुआ है तो केवल और केवल सोनम वांगचुक की ही वजह से टिका हुआ है। सोनम वांगचुक जब तक कॉकरोच पार्टी के मंच पर हैं, जब तक वो धरने पर हैं, तब तक ये आंदोलन वहां पर टिका हुआ है। बिल्कुल सही बात है। साथ देने के लिए ये दीपके या उनके टीम के भी किसी सदस्य को जरूर अनशन पर बैठना चाहिए था। अरे वहां तो बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर हैं जो एक एक दिन का भी अनशन कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग देखे, लेकिन मैंने इन लोगों में से किसी का भी नहीं देखा उन्होंने लगाया हुआ था 1 डे हंगर स्ट्राइक। तो इनमें से किसी ने भी दीपके या सौरभ दास या किसी के भी 1 डे हंगर स्ट्राइक का भी नहीं था। ये वहां मीडिया से भी बात कर रहे थे, मीडिया बाइट दे रहे थे, मैनेजमेंट में भी लगे हुए थे। लेकिन इन्होंने आंदोलन, जो आपने सही कहा कि ये तो बहुत बाद में चीजें आती हैं, अनशन या भूख हड़ताल पे बैठ जाना। एक इतने बड़े हमारे देश की बौद्धिक संपदा को क्या कहेंगे। सोनम वांगचुक केवल एक साधारण प्रदर्शनकारी या आंदोलनकारी नहीं है, वो हमारे देश की बौद्धिक संपदा का भी प्रतीक है। अरे भाई, वो व्यक्ति को तो आज भी स्विट्जरलैंड की सरकार बुला रही है, कई सरकारें बुला रही हैं। उनका तो इतना काम है, पर्यावरणविद का उन्होंने काम किया है, मैग्सेसे अवार्ड है, उनको कोई कमी नहीं है। वो इस देश के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए वो इस धरने पर बैठे हैं। लेकिन दीपके और उनकी टीम ने शुरू में इस आंदोलन को जिस तरीके से मैनेज किया, परिपक्वता दिखाई, जब उन्हें लगा संभल नहीं रहा तो वो सोनम वांगचुक को लेकर आए। और विपक्ष को तो पहले उन्होंने कहा यहाँ कोई झंडा ना लेकर आए, विपक्ष से भी लोगों की कोई उम्मीद नहीं है, तभी तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने ही खुद इसको मैं करके दीपके ने सेंट्रलाइज और फोकस्ड कर लिया अपने ऊपर इस आंदोलन को। और उस समय तो राहुल गांधी को भी लेकर उन्होंने, कांग्रेस को भी लेकर कई तरह के नेगेटिव ट्वीट किए। और आज वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे। भाई, आखिर राहुल गांधी यहाँ पर क्यों पहुंचे? आपने इस आंदोलन की एक जब समग्र कोई रूपरेखा बनाई होगी, पहले तो आपने बनाई नहीं। तो आपको जो इतनी बड़ी विपक्षी पार्टी है, जो पैरेलल वो छात्रों की गूंज आंदोलन चला रहे थे, तो आप उनसे कुछ तरीके से बातचीत करते, इस आंदोलन में कैसे शामिल होना है, क्या चीजों को करना है। लेकिन तब तो आपको लग रहा था कि शायद आप बालन शाह बन जाएंगे, एकदम ही दीपके को ये लग रहा होगा कि वो ही क्रांति ला देंगे। लेकिन क्रांति लाने के लिए तो आप एक दिन की भूख हड़ताल पर बात और है अंशु जी, एक बात और है। मैंने अन्ना हजारे आंदोलन तो बहुत ही गहराई से उसको कवर किया। मुझे ध्यान है कि मंच पर नेता तो छोड़िए, नेताओं की एंट्री तो मंच पर नहीं थी। शुरुआती में था, लेकिन बाद में जब रामलीला मैदान वाला हुआ तो नेताओं की एंट्री तो मंच पर बिल्कुल एक तरह से बैन हो गई। यहां तक कि बड़े बड़े कलाकार धुरंधर, फिल्म प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस, ये लोग भी मंच पर आने के लिए सिफारिशें लगवाया करते थे। अंशु जी, मुझे याद है कि हमारे कई वरिष्ठ पत्रकारों का फोन आता था कि यार ये मधुकर भंडारकर जा रहे हैं या ये हीरो जाना चाहते हैं, थोड़ा सा बात करवा दो कि मंच पर बोलने का मौका मिले। मतलब बहुत मुश्किल से मंच पर बोलने का उनको मौका मिला जाता था। आज मैं देख रहा हूँ चंद्रशेखर पहुंचे तो अभिजीत दीप के एक बुक लेके खड़े हो जाते हैं अम्बेडकर जी के। आपके डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव पहुंचते हैं तो वो स्वागत करने के लिए खुद आ जाते हैं गाड़ी तक। कई लोगों का स्वागत करने के लिए खुद गाड़ी तक आ जाते हैं। इतनी बेचैनी, दिल्ली पुलिस के पैर पकड़ते हुए नजर आते हैं। आंदोलन का नेता हुआ, बना हुआ व्यक्ति या जो बनना चाहता है, वो अगर इस तरह की हरकत करे तो पता नहीं वो आंदोलन का कितना वो होगा। लेकिन 2-3 चीजें दर्शकों के सामने रख देता हूं कि कैसे माहौल बदलना शुरू हुआ। ये कांग्रेस पार्टी 10 जनपद पर एक बड़ी बैठक हुई। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, इसमें राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग मौजूद हैं। इससे पहले कि बाकी लोग टूटे कि मल्लिकार्जुन अध्यक्ष है, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में क्यों हुई। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जो कांग्रेस का संसदीय दल है, उसकी चेयरपर्सन जो है वो सोनिया गांधी है। तो इसलिए 10 जनपद पर ये बैठक हुई और इसमें संसद के मानसून सत्र को लेकर एजेंडे पर चर्चा हुई। चंदा चोरी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड जो है वो उठाएंगे, पेपर लीक को उठाएंगे, सिस्टमिक करप्शन जो हो गया एजुकेशनल सिस्टम में वो उठाएंगे, ये तमाम चीजें उठाएंगे। ये ऐसा लग रहा था कि सिर्फ संसद तक सीमित है, लेकिन सोनिया गांधी की इस 10 जनपद पर हुई बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का भी बयान आ जाता है, जिसमें वो सीधे तौर पर अनशन तोड़ने की अपील करते हैं सोनम वांगचुक से। तो आप ये देखिए, पहले उद्धव ठाकरे का बयान आना कि राहुल गांधी हस्तक्षेप करें, फिर अखिलेश यादव का ये कहना कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दे, और फिर बाकायदा ये मैसेज देने के लिए डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव को भेजना, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव, जो तकनीकी रूप से कांग्रेस पार्टी में नंबर 2 की हैसियत में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद, उनका खुलकर सोशल मीडिया पर
एक्स पर एक तरह से अनशन तोड़ने की अपील करना। इसका मतलब इंडिया गठबंधन अब अभिजीत दीपके के साथ नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ नहीं, सोनम वांगचुक के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच हाईकोर्ट में भी एक मामला गया, तो हाईकोर्ट ने क्या कह दिया, 19 दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सरकारी डॉक्टरों से उनकी नियमित जांच कराई जाए और डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाया जाए, क्योंकि हर इंसान की जान कीमती है। ये जो तुरंत वाली जो बात है, इसका मतलब ये है कि अगर सोनम वांगचुक की तबीयत और ज्यादा अगले 1-2 दिन में खराब हुई, तो अब खराब हुई या नहीं हुई, लेकिन चूंकि आज 16 जुलाई की तारीख है, तो 20 जुलाई से पहले ऐसा लग रहा है कि सोनम वांगचुक को सरकार उठा लेगी, किसी अस्पताल में उनको एडमिट किया जाएगा, जबरदस्ती फीडिंग की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि जान बचाना जरूरी है और जान बचाने के लिए जो करना है वो करे। और यहाँ तो सरकार की जान भी फंसी हुई है कि पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट अगर इस तरह से मिलता रहा तो सरकार की अपनी जान पर आफत आ जाएगी। तो उन्हें हो सकता है सोनम वांगचुक की जान की फिक्र ना हो, लेकिन अपनी जान की फिक्र तो होगी, जो भीड़ वहां पे जुटी हुई थी। और मैं बार बार इस बात को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है रामलीला मैदान में एक समय आया जब 7वें 8वें या 9वें दिन, शायद 8वें या 9वें दिन, एक ऐसी स्थिति हुई कि दिल्ली पुलिस के जवानों की संख्या बढ़ने लगी। ऐसा लगा कि मनमोहन सिंह सरकार अन्ना हजारे को उठा सकती है। और उस दिन अरविंद केजरीवाल ने, कुमार विश्वास ने ये मंच से खड़े होकर कहा युवाओं को कि आप घेरा बना लो, ये शाम का वक्त है, युवाओं को कहा गया कि घेरा बना लो, और जैसे ही दिल्ली पुलिस अन्ना हजारे को उठाने की कोशिश करती नजर आए, आप रोकने की कोशिश करना। इतने युवा आगे आ गए, खासतौर से लड़कियां इतनी आगे आ गई कि देर रात भी सरकार की, दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि वो अन्ना हजारे को जबरदस्ती अनशन से उठा सके। और उसके बाद फिर उनको मनाने की कोशिशें तेज हुई। बाद में कैसे विलासराव देशमुख आए, मराठी लॉबी को उतारा गया, वो तमाम चीजें बड़ी विस्तार से उस पर कभी चर्चा की जा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रामदेव का देखिए, 4-5 जून की आधी रात रामदेव जो भीड़ जुटा कर लाए थे, वो दुकानदारों की भीड़ थी, क्योंकि मैं उसमें था मौजूद। और मेरे पास शाम को जैसे ही दिल्ली पुलिस के जवानों की संख्या मैंने बढ़ती देखी और एक खास अधिकारी की आवाज सुनी मैंने दिल्ली पुलिस के एक वायरलेस मैसेज पे। वो खास अधिकारी जो ईमानदार अधिकारी रहे हैं और लगातार संटिंग में ही रहे, सरकार बदल गई लेकिन कोई महत्वपूर्ण पद वद नहीं मिला। तो जैसे उनकी आवाज सुनी तो मैंने उनको फोन किया मोबाइल पे, कह रहे आप यहाँ पे? तो कह रहे नहीं मैं कुछ और बात कर रहा था। मैंने फिर भी कुरेदने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुए। लेकिन दिल्ली पुलिस जिस तरह से बढ़ रही थी और जहां से वो आई थी, उसके बाद मैं समझ गया। तो मैंने खुद आचार्य बालकृष्ण के पास गया कि आज रात को हो सकता है आप लोगों का काम हो जाए। हंसने लग गए कि इतनी भीड़ कहां से उठा लेगी। फिर उस समय इवन हेमंत शर्मा जी ने, जो इंडिया टीवी में थे शायद, उन्होंने भी फोन किया रामदेव को कि भैया ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ। उनको भरोसा था कि यार इतने लोग हैं तो कैसे उठाएंगे। अब उनको ये समझ में नहीं आया कि भैया इतने लोग तो वो थे जो आपके दुकान, आपके सामान के क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटर थे भाई, उनको कोई मतलब नहीं था। आपने कहा कि नहीं आओगे तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप खत्म हो जाएगी, और पतंजलि के उत्पाद तो बिकते ही थे। जैसे ही पुलिस ने पहली अटैकिंग की मुद्रा में आए, पूरा का पूरा नीचे बैठा हुआ भीड़, 25-30 हजार लोग थे, रात की बात है, सबके सब भाग गए। उसके बाद आंसू गैस के गोले भीड़ के लिए नहीं छोड़े गए थे अंशु जी। आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए थे वो हम पत्रकारों के लिए छोड़े गए थे कि हम उस ढंग से सूट ना कर सके, आंखों में जलन होने लग जाए। और उसी भीड़ में रामदेव कैसे भागे और फिर वो सूट सलवार एक महिला का किस तरह से वो लेकर भागे, वो एक शर्मनाक अध्याय था। तो वो भी एक तरीका था। क्या जंतर मंतर की जो भीड़ थी, अगर आधी रात को, ये तो अभी है, रात में तो 10% ही भीड़ होती है, अगर दिल्ली पुलिस आ जाए उठाने के लिए, तो क्या ये भीड़ जो है उस तरह से रोक सकती है जिस तरह से अन्ना हजारे को उठाने से एक तरह से रोक दिया था, सरकार का प्लान फेल कर दिया था? या रामदेव की तरह भागने वाले हैं, या कोशिश करके भी नहीं रोक पाएंगे लोग? देखिए संतोष जी, अभी हालात बहुत अलग हैं। वो 2011-12 की बात थी, 2026 है, गंगा में बहुत पानी बह गया है। उस समय वो चिदम्बरम और मनमोहन सिंह, उन सब की वो पुलिस हुआ करती थी। अभी यहाँ अमित शाह की पुलिस है, आपको इस बात का गौर रखना होगा। मैं भी आज यहाँ पर गई तो मैंने देखा कि इतनी ज्यादा फोर्स थी। मैं भी यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन जंतर मंतर में कवर किए, अन्ना आंदोलन में भी हम गए थे, किसान आंदोलन में भी हम गए थे, वो जो पहलवान बहनें बैठी हुई थी तो भी हम गए थे। पुलिस का इतना बड़ा तामझाम इंतजाम नहीं था, और हर जगह कैमरास फिट हैं, यानी आंदोलनकारियों की एक एक गतिविधि को वो मॉनिटर कर रहा है। हम प्रवेश द्वार से जाते हैं, इतनी बड़ी मशीन है जहां पे सामान की चेकिंग हो रही है। मतलब एक एक हमारे बैग के ऊपर भी स्टिकर लगाए गए एंटी सैबोटाज टीम के। इतनी ज्यादा चेकिंग और इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल और हर जगह कैमरे से निगरानी,
तो ये तो सबूत और एविडेंस वो खुद ही जुटा रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें जो उस आंदोलन में हुई थी करना उतना आसान नहीं है। इसमें क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि जो हाईकोर्ट में मामला गया है और सोनम वांगचुक की जिस तरह से हालत खराब है, और लग रहा है अब जैसे भीड़ बढ़ रही है, आज डिंपल यादव आई, विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस भी थोड़ा बाहर से इसको समर्थन कर रही है और बोला जा रहा है सोनम वांगचुक को लेकर खासतौर पर, तो हो सकता है कि थोड़ा सरकार में डर हो कि 20 तारीख को क्या पता ये आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ना ले ले, संसद के पहुंचने के लिए ज्यादा भीड़ ना आ जाए। तो उससे पहले अभी आज जो जानकारी मिल रही थी कि सरकारी डॉक्टर भी पहुंचे हैं जांचने के लिए सोनम वांगचुक को, और ये सारी चीजें उनकी पैरामीटर्स देखे जा रहे हैं। अभी तो दिन है 20 तारीख में, उससे पहले हो सकता है कि इनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से इनको जबरदस्ती अस्पताल ले जाया जा सकता है, फोर्स फीड कराया जा सकता है। अगर सरकार के पास, भाई अमित शाह की तो इतनी बड़ी इंटेलिजेंस है, उनको ये अनुमान हो गया कि 20 तारीख को कुछ चीज बड़ी होने वाली, क्योंकि मैंने देखा कि जो भीड़ है वहां पर, जो युवा हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो लोग आए हैं, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, मतलब वो बिल्कुल सही में पीड़ित परेशान लोग हैं, जिनके बच्चों की परीक्षाएं खराब हुई हैं, जिन युवाओं को इसमें लेकर गुस्सा है कि हमारी परीक्षाएं लीक हो रही हैं। मुझे 2 मेडिकल की छात्राएं मिली, उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षा मंत्री तो इतने बेशर्म है, अभी तक नीट पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो हम क्या उम्मीद करें कि वो इस्तीफा देंगे। तो वहां पे लड़कियां, बच्चे, युवा और कई पेरेंट्स थे, वो पहुंचे हुए थे। तो लोगों में गुस्सा है, वो गुस्सा बिल्कुल सच्चा है, और ये वजह है कि ये आंदोलन भले ही दीपके और उनकी वजह से, उनके मिसमैनेजमेंट या अपरिपक्वता की वजह से ये बिल्कुल एक सीमित हो गया, जिसमें विपक्ष भी अब सोच सोच के आ रहा है, लेकिन लोगों का इसमें साथ जुड़ाव और सोनम वांगचुक का इस तरह भूख हड़ताल पे बैठ जाना, और तीसरी चीज सरकार का अंग्रेजों से भी ज्यादा जालिम रवैया दिखाना, ना कोई बात, ना कोई चीत, ना कोई संवाद, ना कोई जान बचाने की कोशिश, ये सारी चीजें मिलकर इस आंदोलन को 20 तारीख तक शायद एक और बड़ा आंदोलन बना सकती हैं, जिस तरह से अब विपक्ष भी जुट रहा है। तो हो सकता है कि सरकार नहीं चाहेगी कि 20 तारीख को उनकी कोई भत पिटे, ऐसे भी बहुत सारे मोर्चों पर वो फेल अभी नजर आ रहे हैं। राम मंदिर का मामला है, विदेश में जो भत पिटी हुई है, अभी 100% टैरिफ ट्रंप लगाने जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल को लेकर, एथेनॉल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ से हाहाकार है। तो सरकार अपने ऊपर ये भी 20 तारीख का और मुसीबत क्यों लेगी। और सोनम वांगचुक को लेकर पूरे देश भर में एक संवेदना का माहौल है कि भाई अगर ये आदमी चला गया सरकार की बेरुखी और सरकार के इतने जालिम रवैये की वजह से, तो पूरे देश दुनिया में हमारी बदनामी होगी कि हम लोग कितने अलोकतांत्रिक हैं, हम असहमतियों की आवाजों को सुनना भी नहीं चाहते, बात भी नहीं करना चाहते, हमारी सरकार कितनी बेरहम है। तो ये पॉइंट अब बहुत ज्यादा बन गया है कि सोनम वांगचुक को कुछ नहीं होना चाहिए। तो यही चीज शायद अब सरकार जो है वो इस पर अगर उनको खतरा ज्यादा महसूस होगा, तो हो सकता है कि सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया जाए और वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया जाए, फोर्स फीड कराया जाए, ये सब हो सकता है। लेकिन जो आप रामदेव वाला किस्सा बता रहे हैं, कोई ऐसा हल्ला होगा, हंगामा होने की बहुत ज्यादा मैं ऐसे चांसेस नहीं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ भीड़ उस तरह की भीड़ नहीं है जो अराजक या उस तरह के, मैंने यहाँ पर वैसी चीज देखी नहीं। यहाँ पर लोग अपनी एक सच्ची भावना के साथ और एक गुस्से के साथ वो ज्यादा है। लेकिन एक चीज जो जरूर है, मैं उसको फिर जिक्र करना चाहूंगी कि भाई बार बार मगर राहुल गांधी पर क्यों निशाना साधा जा रहा है कि वो आए। भाई राहुल गांधी आ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सरकार क्या राहुल गांधी की वहां आने से उनकी बात मान जाएगी। और आज एक बड़ा तस्वीर, आज अंशु जी बड़ी तस्वीर वायरल हो रही है कि सोनम वांगचुक के पिता भी लद्दाख में बैठे थे ऐसे ही, और बाकायदा उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई थी, उस समय के विपक्ष के नेता नहीं गए थे। तो जाहिर सी बात है कि डिमांड सरकार से ही है। शायद आंदोलन की शुरुआत में थोड़ी बहुत गलती जो हो गई है अभिजीत दीपके से, उसका खामियाजा इस पूरे आंदोलन को भुगतना पड़ा है। पता नहीं कितना विश्वास ट्रस्ट हो पाएगा नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अमित शाह की पुलिस है, और जब ये सोनम वांगचुक को उठाने जाएगी तो शायद उतना प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो कामकाज करने का तरीका रहा है, हो सकता है कि सोनम वांगचुक को आज कल उठा लिया जाए, अस्पताल में ले जाया जाए, कुछ दिनों अस्पताल में रखकर फिर उनको सीधे जो है वो ले जाया जाए और वहां छोड़ दिया जाए, या फिर लेके ही किसी अस्पताल में ले जाया जाए, या फिर यहाँ प्राइमरी इलाज करा के वहां ले जाया जाए, या फिर अगर गिरफ्तार शो करेंगे तो जमानत देके भी उनको ले भेजा जा सकता है या ले पहुंचाया जा सकता है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन कुल मिलाकर
अब ये आंदोलन, ये सोनम वांगचुक जिस तरह से अनशन पे बैठ रहे हैं, अभिजीत दीप्ति की बेचैनी साफ साफ नजर आ रही है कि इसको खत्म करने का बहाना ढूंढा जा रहा है। लेकिन मुझे दुख सिर्फ इतना होता है कि जो व्यक्ति आंदोलन का चेहरा है वो नेताओं को दरवाजे उसकी कार तक वेलकम करने जा रहा है। ये गुस्सा सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है अंशु जी, मैं फिर से दोबारा दोहरा रहा हूं, ये गुस्सा सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है, ये इस पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ है। अगर विपक्षी दल अड़ जाए तो इस तरह से बेशर्मी से धर्मेंद्र प्रधान मंत्री बनकर नहीं रहेंगे। लोकसभा की कार्रवाई क्यों नहीं आप उसको सॉल्व कर देते हो, आप आगे बढ़िए, आप डिफेंसिव हो जाते हो, आप लगता है कि सरकार बदनाम करेगी कि हम संसद नहीं चलने दे रहे, हम ये कर रहे, हम वो कर रहे। अरे जब बीजेपी वाले विपक्ष में थे तब वो भी यही करते थे। आपको उतरना होगा। ये लड़ाई सरकार 90%, पॉलिटिकल सिस्टम 10% और नेताओं से गुहार लगाओ कि आओ आओ अनशन तुड़वाओ, इस तरह से कोई आंदोलन सफल नहीं होता। लेकिन एक छोटा सा सवाल संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा, सरकारी डॉक्टर तो पहुंच गए, सोनम वांगचुक का मेडिकल देख लिया होगा उन्होंने, कुछ बच्चे भी वहां बैठे हुए हैं अनशन पे, आपने नेहा का जिक्र किया, शायद कुछ बच्चे और भी बैठे हुए हैं, उनका स्वास्थ्य कैसे है और क्या सरकारी डॉक्टर ने उनका भी मुआयना किया या कैसे, उनका कौन मुआयना कर रहा है? नहीं, अभी जो मैं गई थी सरकारी डॉक्टर उनके पास नहीं आए थे, मेरी वहां पर बात हुई, जो भी उनकी देखभाल कर रहे थे, मैंने खुद देखा कि उनपे अब बहुत इन्फेक्शन का डर है। नेहा है और उनके साथ और भी छात्र हैं, उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। वो मुख्य मंच पे तो नहीं है, लेकिन जंतर मंतर के एक साइड पर एक टेंट लगाकर वो बच्चे जो हैं वहां पर लेटे हुए हैं और अब उनकी स्थिति काफी खराब दिख रही थी। वो बातचीत भी नहीं कर पा रहे। मैं बातचीत करना चाहती थी लेकिन उनकी टीम ने कहा कि इनको इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ गया है और बहुत तरह की तकलीफें उनमें भी दिखनी शुरू हो गई। और हम अपनी ही डॉक्टरों की तरफ से उनका मुआयना करा रहे हैं। अभी तक तो उनको सरकारी डॉक्टर नहीं देखने आया है, पर पता नहीं बाद में आए या ना आए, लेकिन अभी तक नहीं आया है। हम खुद ही इनकी देखभाल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इनकी स्थिति भी काफी गंभीर बनी हुई है। तो मैंने वाकई देखा कि वो बहुत पस्त हालत में वो बच्चे वहां पर थे। केवल सोनम वांगचुक की जीवन का सवाल नहीं है, एक एक नागरिक, और ये यंग बच्चे हैं, 25 साल के, 26 साल के, 20 साल के, 22 साल के, जो कि हमारे देश का भविष्य है। और अगर ये शिक्षा के सवाल पर, पेपर लीक के सवाल पर है, तो इनकी भी जान बचाना उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार को तो किसी की परवाह नहीं है। ये बच्चे भी मरते हैं तो मर जाएं, सोनम भी मरते हैं तो मर जाएं। अच्छा है, लेह लद्दाख में जिन अपने दोस्तों को और बेचनी होगी जमीनें, सारा साफ मैदान उनको मिल जाएगा और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन आम लोग, सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये सरकार बिल्कुल अंधी गूंगी बहरी सरकार है, ये कुछ नहीं करेगी। और लोग यहाँ एकजुट हो रहे हैं इसी बात को लेकर कि सोनम वांगचुक का उन्हें साथ देना है, इस आंदोलन में अपने देश के लिए आना। मैंने कई युवाओं से पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, बोले हम देश के लिए आए हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। एक बच्ची वहां पर एक अपनी डायरी में कविता लिख रही थी, देश क्या है, उसने लिखा ये देश मैं है तुम हो, यानी हमसे ये देश बनता है। प्रिय देश, मेरे प्रिय देश। तो मुझे लगा कि कुछ उम्मीद बाकी है। यहाँ पर जो लोग जुट रहे हैं वो अपनी भावनाओं से जुट रहे हैं। और सही बात आपने कही कि अगर सोनम वांगचुक की एक मॉरल सपोर्ट या उनका एक नैतिक ये आंदोलन और ये भूख हड़ताल नहीं होती, तो कॉकरोच पार्टी इसे इतने दिन तक चलाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी। और यही वजह है कि सरकार घबरा रही है कि भाई 20 तारीख को कुछ बड़े ना हो जाए, कहीं ये सचमुच में संसद ना पहुंच जाए। और जो विपक्षी दल भी अब इनको एक सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष, देखिए, ये इंटरनेशनल मुद्दा बन सकता है। सोनम वांगचुक को कुछ होना ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन सकता है। अभी तो वैसे भी यूनाइटेड नेशन ये सब हमारे पीछे पड़े हुए हैं, भाई SIR को लेकर नोटिस भेज दिया, सवाल पूछ रहे हैं। और इतने बड़े पर्यावरणविद को कुछ हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार की वजह से, तो क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? तो ये डर भी कहीं ना कहीं सता रहा होगा। और विपक्ष को भी अब लग रहा है कि इससे हमारे ऊपर भी कोई कल को उंगलियां ना उठे कि हमने कुछ नहीं हाल पूछा, कुछ नहीं कहा। एक व्यक्ति मर रहा है बच्चों के कॉज के लिए, और वो भी एक नामचीन व्यक्ति, एक समाजसेवी व्यक्ति, एक बौद्धिक संपदा का, तो हमारा आना जरूरी है। तो अब लग रहा है कि ये आंदोलन थोड़ी बड़ी शेप ले रहा है और इसको लेकर अब सरकार के अंदर थोड़ा डर, थोड़ी बेचैनी, और जैसे जैसे 20 तारीख नजर आएंगी तो देखना होगा कि यहाँ घटनाक्रम में और भी बहुत से बदलाव हम महसूस करेंगे। जी बिल्कुल अंशु जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और वैसे भी मोदी सरकार, हालांकि सरकारों के कामकाज करने का तौर तरीका तो एक ही होता है अंशु जी, लेकिन सरकार कभी भी बदनामी से नहीं डरती, और मोदी साहब तो बिल्कुल बदनामी से नहीं डरते। लेकिन सरकार की खुद की जान पर अगर आफत आ जाए,
तो डर जरूर लगता है। और इसलिए सरकार की खुद की जान पर आफत लाना बहुत जरूरी है। और आज निश्चित तौर से, चूंकि मैं 19 साल तक मैंने रिपोर्टिंग की है, तो कोई फील्ड में उतरकर अगर जाता है आंखों देखा हाल लेकर आना, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा काम होता है। और इसलिए आपको बधाई कि कम से कम आप वहां पे गई और वहां का आंखों देखा हाल जो है वो आपने हमारे दर्शकों को बताया। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने तमाम दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है। ये हमारे और आपके बच्चों का सवाल है, ये भविष्य का सवाल है। ये इस बात का सवाल है कि सरकार के कान पे जूं कैसे रेंगेगी। ये इस बात का सवाल है कि जिस सरकार को हम चुनते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनते हैं, क्या वो सरकार इतनी बेशरम और इतनी कठोर हो सकती है? ये सवाल भारत के भविष्य का है। इस पूरे महाद्वीप में भारत इकलौता लोकतांत्रिक देश बनकर खड़ा रहा है, और ये खड़ा रहे इसके लिए हम सबका उठना और खड़े होना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी अपनी भूमिका निभाइए। अंशु जी और हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टोरी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा लोगों तक ये जानकारी, ग्राउंड जीरो की जानकारी, चूंकि इतने विस्तार से आपको शायद किसी प्लेटफॉर्म पर मिले, वो पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। मुझे और अंशु जी, हम दोनों को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।